गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं निसार अहमद एक बार फिर से आप सबों का द अपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज मेरा 9th क्लास का सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा। हम लोग आज 9th क्लास के सेकेंड वीडियो लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मेरा एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो 9th क्लास से रिलेटेड है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं जो सेकंड वीडियो लेक्चर मेरा होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर था तो उस वाले वीडियो लेक्चर में जो भी स्टूडेंट अगर आज ये वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर को पहले देख लें, क्योंकि मैंने जो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट किया था। तो इसलिए आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले वाले वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी देखे हुए रहो। तो अब चाहे तो वहाँ पर प्ले स्टार्ट में जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पिछले सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं जो भी 9th क्लास 10th क्लास 12th क्लास के वीडियो लेक्चर्स है। तो हम लोग जहाँ तक छोड़े थे नंबर सिस्टम, जो 9th क्लास का जो नंबर सिस्टम चैप्टर में चल रहा था, पहला चैप्टर संख्या पद्धति, उसमें हम पहले वाले वीडियो लेक्चर में जहाँ तक बात की थे उससे आगे आज हम बात करेंगे। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए थे, नंबर सिस्टम किसे बोलते हैं, उसके फादर कौन है, उसको डेफिनेशन डिफाइन किए थे, फिर डिजिट के बारे में डिफाइन किए थे, फिर नंबर के बारे में डिफाइन किए थे, फिर उसके बाद हम लोग नंबर के क्लासिफिकेशन में गए थे। आज हमको नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हम लोग ये नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसको समझने से पहले एक बात और आप समझते हुए चलिए, जैसे हम लोगों को आज नंबर का खानदान पढ़ना है, जनरेशन पढ़ना है, उसका फैमिली पढ़ना है। जैसे हम लोगों का अपना एक फैमिली होता है, एक खानदान होता है, एक जनरेशन होता है, वैसे नंबर का भी अपना फैमिली है, खानदान है, जनरेशन है, उसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। जैसे हम लोगों का अपना एक दुनिया, वैसे संख्या का भी अपना एक दुनिया है, एक उसका भी एक खानदान है, उसका भी एक फैमिली है। तो चलते हैं हम लोग नंबर्स के बारे में। नंबर्स संख्याएँ। तो ये नंबर्स है, संख्याएं जो आती है जनरली इसका दो काइंड होता है, यानी मतलब आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि संख्या का दो बच्चा होता है, दो काइंड होता है। संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका वास्तविक संख्या, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, रियल नंबर्स। दूसरा होता है आपको अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है, दो नाम होता है इसका। या तो आप इसको अवास्तविक संख्याएं भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरा नाम होता है इसका काल्पनिक संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरियल नंबर्स, या फिर दूसरा नाम होता है इंग्लिश में वर्चुअल नंबर्स, फिर या तीसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर्स। तो संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कहा जा सकता है यूँ आप बोल सकते हैं, यानी कि संख्या को दो बच्चा होता है। एक हो गया आपका वास्तविक संख्या है, दूसरा हो गया आपका काल्पनिक संख्या है बोलिए, या उसको आप अवास्तविक संख्या है बोलिए। इंग्लिश में उसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं। तो इसके दोनों काइंड के बारे में हम लोग पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर्स उसमें देख चुके थे, और आपको ये भी बता चुके थे अच्छे थे कि संख्या से जन्म लेने वाला दो बच्चा है, एक आपका वास्तविक संख्या है, दूसरा आपका अवास्तविक संख्या है। और आपको ये भी कॉन्सेप्ट दे चुके थे कि हिंदी में जिस नेम के आगे में अ लग जाए उसका मतलब हुआ उसको छोड़ देना, वो डेथ कर गया हो, मर गया हो। जैसे वास्तविक के आगे में लग गया अ, तो वास्तविक को छोड़ के जितना बचेगा वो सारा आपका अवास्तविक संख्या हो जाएगा, यानी काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो इसका जो दो काइंड थी, इस वाले काइंड के बारे में हम आपको समझा चुके थे कि इसका एक ही स्टैंडर्ड होता है, रूट के अंदर माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो आपका काल्पनिक संख्या हो गया, यानी अवास्तविक संख्या हो गया। एक ही स्टैंडर्ड होता है इसका, बस एक से अधिक स्टैंडर्ड इसका नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता हो कि नहीं, इसका 2-3-4 स्टैंडर्ड होता है। इसके बारे में हम अच्छे से उस दिन डिस्कस कर चुके थे पिछले वाली क्लास में। और आपको ये भी कहते हैं हम कि इससे जन्म लेने वाला जो दो बच्चा है, तो आपको 10th स्टैंडर्ड तक, यानी 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक ये वाला जो बच्चा वास्तविक संख्या, आपको इसी के जनरेशन, इसी के फैमिली, इसी के खानदान के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आपको कुछ डिस्कस करना ही नहीं है। ये टॉपिक जो आपका है, ये टॉपिक 11th क्लास का टॉपिक है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है, एक चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर को जब वहाँ पर पढ़ोगे तो वहाँ पर आप ये अवास्तविक संख्या बोलो या काल्पनिक संख्या बोलो, इसके पूरे फैमिली, इसके पूरे काइंड के बारे में आप डीपली वहाँ पर पढ़ोगे। बस हम लोग इसका नाम जानते हुए चलेंगे सिर्फ। तो बाकी ये सारा का सारा आपको पढ़ना है 11th में। फिर भी उसके बाद मैंने इसलिए आपसे कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर से 9th क्लास का है, अब उसको पहले देख लें। जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे तो उसको बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा और समझ में अच्छे से आएगा।
तो इस पे पूरा डिस्कस हम लोग कर चुके थे और इसके काइंड के बारे में आपको यहाँ पढ़ना नहीं है। पूरा पूरा जो आपको खानदान, फैमिली, जनरेशन पढ़ना है वो आपको वास्तविक संख्या के फैमिली, खानदान, जनरेशन के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के नहीं पढ़ना है, उसको हम साइड कर देते हैं। तो इसका मैटर हो गया क्लोज और इस पर हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस वाले बच्चा का ही पूरा जनरेशन, फैमिली, खानदान पढ़ना है आपको। बस आज आपको हम डिफाइन नहीं कर रहे, हम सारे को पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन दिखा देते हैं। मेरा मेन मोटो इसके क्लासिफिकेशन को दिखाना इसलिए है कि आप पहले कम से कम ये जान लो कि कौन संख्या किस संख्या से पैदा हुआ है। जैसे हम लोगों के रियल लाइफ में भी होता है, खुद की अपनी निजी ज़िंदगी में होता है। आप देखते होगे, आज आप किसी के पुत्र हो, बेटा हो, तो हो सकता है कल आप किसी के फादर बनोगे। आप आज किसी के पोता हो तो कल हो सकता है आप भी किसी के क्या बनोगे, दादा बनोगे। तो जनरली ये चलता रहता है। जो चीज़ मेरे रियल लाइफ में चलता है, हम लोगों की निजी ज़िंदगी में चलता है, वही चीज़ यहाँ नंबर की भी ज़िंदगी में है। आपको ये दिखाने का मतलब ये हो गया, हम इस चार्ट आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कौन संख्या से कौन सा संख्या जन्म ले रहा है, पैदा ले रहा है, और कौन संख्या किसका भाई है, कौन इसका दादा है, कौन किसका पोता है। देहाती भाषा में बोल सकते हो, खुद के लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो वही चीज़, तो भाई आपको पूरा जनरेशन पढ़ना है वास्तविक का। तो वास्तविक से जन्म लेने वाला दो संख्या है। वास्तविक संख्या का दो काइंड है। वास्तविक संख्या है जो है उसका दो काइंड है। एक होता है परिमेय संख्या है और दूसरा होता है आपको अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या का कितना काइंड है आपके पास, दो काइंड है। वास्तविक संख्या से कितना संख्या पैदा होता है, दो संख्या। पहला कौन हो गया आपको, परिमेय संख्या है, और दूसरा क्या हो गया आपको, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों जो जन्म लिया है, तो अगर बोला जाए तो इस दोनों को हम भाई बोल सकते हैं देहाती भाषा में। और बच्चा किसका है, दोनों वास्तविक संख्या का है। जब दोनों वास्तविक संख्या का, तो एक बच्चा हो गया आपका परिमेय संख्या और दूसरा बच्चा हो गया आपको अपरिमेय संख्या। अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे, बस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको, नाम से बता रहे हैं कि कौन संख्या किस संख्या का भाई है, कौन किसका फादर है और कौन किसका बच्चा है। इसलिए हम चार्ट पढ़ा रहे हैं। मेरा मेन पर्पज़ चार्ट पढ़ाने का यही है। बाकी आपको भी हम एक एक करके वास्तविक संख्या का जितना जनरेशन है उस टोटल को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, सारे का डेफिनेशन बताएंगे और सारे का जितना पॉइंट होता है टोटल को पॉइंट वाइज आपको पॉइंट भी लिखाएंगे और टोटल क्लियर करवाएंगे। तो अब इसके बाद ये अपरिमेय के बारे में थोड़ा समझते चलिए आप। ये अपरिमेय संख्या क्या होता है। वास्तविक का जो दो काइंड है, परिमेय दूसरा अपरिमेय, भी आपको हम डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं, बस अपरिमेय के बारे में समझा रहे हैं। अपरिमेय मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अपरिमेय संख्या हम दो ही तरीके की संख्या को बोलेंगे, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपरिमेय संख्या दो ही तरीके की संख्या को बोल सकते हैं, बस एक रूट वाले फॉर्म में, दूसरा जो है आपको दशमलव वाले फॉर्म में। जो दशमलव के बारे में हम आगे बात करेंगे, दशमलव प्रसार जब हम पढ़ाएंगे आपको वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो वहाँ पर आपको हम दशमलव के बारे में दिखाएंगे और उसका भी चार्ट बताएंगे आपको, और वहाँ पर भी आप देख सकते हो जब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग परिमेय संख्या दो ही होता है, एक दशमलव के फॉर्म में और दूसरा रूट के फॉर्म में। तो दशमलव वाले फॉर्म पर भी हम बात करने रहे हैं। मैंने अभी कह दिया आपको, जब हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे तो वहाँ पर दशमलव प्रसार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आते हैं रूट वाले में। उससे पहले आप ये चीज़ देखते चलो, अच्छे से क्लियर कर लो इस सिंबल को, जो इस वाले सिंबल को, इस वाले सिंबल को, इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं रूट। इस वाले सिंबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट, और हिंदी में बोलते हैं मूल। जो मैंने काल्पनिक संख्या के एग्जाम्पल में भी आपको ये क्लियर किया था, इसी सिंबल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रूट और हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। और जब इसका ये जो रूट होता है, सिंपल रूट, आप देख सकते हो इसका जो भी पावर होगा वो यहाँ लिखा होता है और जो भी गुणांक होता है वो यहाँ लिखा रहता है। रूट के पावर में जब कुछ नहीं दिखाई देता वो कितना छिपा होता है, 2। 2 से बड़ा पावर अगर 3 आएगा तो लिखा रहेगा, 4 आएगा तो लिखा रहेगा, 5 आएगा तो लिखा रहेगा, 6 आएगा तो लिखा रहेगा। यानी कि 2 से बड़ा जो भी पावर होगा रूट का वो यहाँ पे लिखा रहेगा। जब पावर में कुछ नहीं दिखाई दे तो कितना छिपा रहता है, 2। वैसे ही रूट के गुणांक में जब कुछ नहीं दिखाई दे तो 1 लिखा छिपा रहता है। अगर 1 से बड़ा 2 आएगा तो वो आपको दिखेगा, 3 आएगा तो वो भी दिखेगा, 4 आएगा तो वो भी दिखेगा, 5 आएगा तो वो भी दिखेगा। और ये हो गया रूट का घात और ये हो गया रूट का गुणांक। और रूट के अंदर जो होता है वो क्या होता है, बेस। वो क्या होता है, बेस। तो जब रूट, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं जनरली रूट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। जब रूट का घात 2 होता है तो घात 2 को बोलते हैं वर्ग, यानी क्या कहलाएगा, ये वर्गमूल। जब रूट का घात 3 होगा तो इसको घात 3 को बोलते हैं घन, यानी क्यूब। तो क्या बोलेंगे इसको, क्यूब रूट। यानी अगर रूट का घात 4 होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग चतुर्थमूल। अगर घात 5 होगा तो इसको बोलेंगे पंचमूल, घात 6 होगा तो षष्ठमूल। यानी जब रूट का घात 2 होगा तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, 3 होगा तो क्यूब रूट, 4 होगा तो फोर्थ रूट, 5 होगा तो फिफ्थ रूट, 6 होगा तो सिक्स्थ रूट। यानी इस तरीके से, यानी कि हम लोग रूट का जो नाम देते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो रूट के घात के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि कोएफिशिएंट गुणांक के अकॉर्डिंग और ना ही रूट के बेस के अकॉर्डिंग। हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं रूट के घात के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि रूट वाले में आप सिंपल कंसेप्ट मेरे भाषा में ये समझो कि जिसके रूट को आप हटा लो,
जिसके भी रूट को हटा लो, रूट के अंदर कुछ न बचे, पूरा पूरा रूट हट जाए तो वो परिमेय, और जिसके रूट को न हटा सको वो क्या हो गया, अपरिमेय। अब रूट को कैसे हटाएंगे, जब रूट का घात 2 होगा तो अब रूट को वर्गमूल निकाल के हटाओगे, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। अगर न भी आता होगा वर्गमूल निकालने के लिए तो आगे जब हम बात करेंगे तो अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। जब रूट का घात 3 आएगा तो आप कैसे हटाओगे, घनमूल निकाल के। जब रूट का घात 4 आएगा तो कैसे हटाओगे, 4th रूट निकाल करके, यानी चतुर्थ मूल निकाल के। जब रूट का घात 5 आएगा तो 5 रूट यानी 5th रूट निकाल करके। मतलब जिसके भी रूट को हटा लो, रूट के अंदर कुछ ना बचे, कंप्लीट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट निकल जाए, यानी जिसमें भी रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा रूट से बाहर हो जाएगा, वो परिमेय। जिसमें रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय। तो वही चीज़ है यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है, जैसे यहाँ पर रूट का घात कितना है, 2। जब रूट का घात 2 है तो इसमें कंप्लीट रूट से बाहर नहीं हुआ, रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच गया, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय। यहाँ भी रूट का घात कितना है, 2, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकला, इसमें रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच गया, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय। इसमें भी पूरा पूरी रूट के से बाहर नहीं हुआ, कुछ ना कुछ रूट के बेस में बच गया, तो ये भी अपरिमेय। यहाँ रूट का घात कितना है, 3, कुछ ना कुछ रूट के अंदर बच गया, ये भी क्या हुआ, अपरिमेय। यहाँ भी रूट का घात कितना है, 4, कुछ ना कुछ रूट के अंदर बच गया, ये भी अपरिमेय। रूट का घात कितना है, 5, कुछ ना कुछ रूट के अंदर बच गया, क्या हो गया, अपरिमेय। यानी रूट के घात से किसी भी तरीके का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि रूट के अंदर अगर कुछ बच जाए तो वो क्या हो गया, परिमेय। जिसमें कंप्लीट रूट निकल जाए, रूट से बाहर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो √4, रूट का घात कुछ नहीं तो कितना है, 2 है। जब 2 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। वर्गमूल जितना रूट का घात है वर्गमूल निकालना है। जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 का वर्गमूल निकालना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना रूट का घात है उतने सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये पूरा देना है। जैसे रूट का घात कुछ नहीं तो कितना है, 2 है, तो 2 सेम संख्या को, एक जैसे संख्या को मल्टीप्लाई करके अगर 4 आ रहा है तो उसी दोनों सेम में से एक वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 2 को 2 से गुना कर दिए, 2 दूनी 4, तो इस दोनों 2 में से एक 2 वर्गमूल हो गया, सिंपल। अगर रूट का घात 3 है, मान लो यहाँ पे क्यूब है और बेस 8 है, तो 3 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 पूरा देना है। जितना रूट का घात होगा उतने सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर का बेस अगर आ जाता हो तो भाई उतना सेम में से एक क्या हो जाएगा। अगर घात 3 है तो सारे 3 सेम में से एक को क्या हो जाएगा, घनमूल। अगर रूट का घात यहाँ पे 4 है तो 4 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके एक जो रूट का बेस है वो कंप्लीट वो पूरा देंगे, तो उस चारों सेम में से एक को क्या हो जाएगा, 4th रूट। यानी डिपेंड करता है रूट से बाहर जो करते हैं रूट के घात पर, यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वर्गमूल की दुनिया में आप पढ़े होंगे, रूट का घात जब 2 होता है तो 2 सेम का 2 × 2, 2 सेम का पेयर लगेगा, 2 क्या हो गया, बाहर। जब अगर रूट का घात 3 होता है तो 3 सेम नंबर का पेयर लगेगा, एगो तो क्या हो गया, बाहर। अगर रूट का घात जब 4 होगा तो 4 सेम नंबर का 2 × 2 × 2 × 2, 4 2 का जो पेयर लगाएगा तो क्या हो गया, बाहर। यानी रूट के अंदर का पेयर डिपेंड करता है रूट के पावर पे, जितना रूट का पावर होगा उतना सेम का पेयर लग के क्या होगा, बाहर होगा। तो मैंने अपरिमेय का जो भी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा है उस सारे में देख लो, रूट का घात कितना है, 2, किसी भी 2 सेम संख्या को मल्टीपल करके 2 नहीं आएगा। जिस 2 सेम को मल्टीपल करके 2 आता है उस दोनों सेम में से एक वर्गमूल होता नहीं आएगा। इसका भी देख लो, किसी भी 2 सेम को मल्टीपल करके 11 भी नहीं आएगा, किसी भी 2 सेम को मल्टीपल करके 15 भी नहीं आएगा। या रूट का पावर कितना है, 3 है, 3 सेम नंबर को मल्टीपल करके 7 भी नहीं आएगा। तो ये सब जिसमें भी रूट से जिसका भी कंप्लीट रूट हट जाए, जैसे √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3, जिसका भी पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल जब निकल जाएगा, अगर पावर 2 है तो वर्गमूल निकल जाएगा तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। जिसका रूट हट गया वो परिमेय, जिसका रूट ना हट सका हो, जिसमें रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच गया हो, वो क्या होगा, अपरिमेय। जैसे क्यूब रूट 11, किसी भी 3 एक ही नंबर को मल्टीपल करके कभी 11 नहीं आएगा। जब 11 नहीं आएगा तो इसका रूट नहीं हटेगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। बाकी अभी हम अपरिमेय का आपको डेफिनेशन नहीं बताएं, बस समझा रहे हैं कि जिसके रूट को हटा लेंगे वो परिमेय, और जिसके रूट को ना हटा सकेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय। तो ये सारा रूट के अंदर है, सब रूट के अंदर है, रूट से पूरा। अगर इसका रूट हट गया होता तो फिर रूट के अंदर कुछ नहीं होता। जब टोटल में रूट के अंदर कुछ ना कुछ बचा हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय। अब रूट को हटाते कैसे हैं, रूट को हटाने का जो प्रोसेस होता है, जब हम अपरिमेय संख्या का आपको डेफिनेशन समझाएंगे, बताएंगे, तो वहां पर आपको हम रूट को हटाने के लिए बहुत अच्छे से समझाएंगे। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि जिसके रूट को हटा लें, रूट हट जाए, चाहे वो वर्ग स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, रूट कंप्लीट हट जाए तो परिमेय, जिसका रूट ना हट सके तो वो क्या हो गया, अपरिमेय। तो अपरिमेय का 2 स्टैंडर्ड होता है मेरे हिसाब से, एक रूट वाला और दूसरा दशमलव वाला। दशमलव वाले के बारे में तो आपको यहाँ पढ़ना ही नहीं है। दशमलव वाले के बारे में जो हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको पढ़ाएंगे, तब जाकर के आपको दशमलव वाला अपरिमेय के बारे में जानना है। दूसरा एक और खास चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपरिमेय संख्या होता है वो होता है, मतलब एक मुख्य अपरिमेय संख्या और भी है, पाई। ये पाई जो है, पाई भी अपरिमेय होता है, इसको अपरिमेय के ग्रुप में डाला गया है। इसको इंपॉर्टेंट अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, खास अपरिमेय संख्या के ग्रुप में से ये एक अपरिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं कैसे, तो आप देख सकते हैं ये विरिक्त हो गया, ये विरिक्त हो गया आपका, और ये केंद्र हो गया
केंद्र से परिधि के दो बिंदु को मिलने वाला रेखाखंड ये व्यास हो गया। तो वृत्त जिस वक्र रेखा से बनता है इसकी पूरी लंबाई को परिधि बोलते हैं। और ये केंद्र जो कि परिधि के दो बिंदु को मिलने वाला रेखाखंड क्या होता है? व्यास होता है। तो वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि को डिनोट करते हैं सी से और व्यास को डिनोट करते हैं डी से। तो वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो अनुपात होता है, यह अनुपात एक अचर मान होता है। उस अचर मान को डिनोट किससे किया गया है? पाई से। उस अचर मान को डिनोट किससे किया गया है? पाई से। तो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का जो अनुपात होता है, ये बट्टे का मतलब हो गया अनुपात, इसी को भिन्न बट्टे भाग अनुपात बोलेंगे। वो अनुपात जो था वो एक अचर मान होता है और उस अचर मान को डिनोट किससे किया गया? पाई से। और ये पाई जो था आपका ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये माना गया वैल्यू है जो आर्यभट्ट साहब ने माना था। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को एक अचर मान होता है, वो अचर मान को डिनोट किससे किया गया? पाई से। और ये माना गया वैल्यू है। तो ये पाई भी आपका अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3.1415926 535 डॉट 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 चलता रहेगा। तो पॉइंट के बाएं साइड ये हो गया रुपया, दाएं साइड ये क्या हुआ? पैसा। तो ये दशमलव के फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में, तो दशमलव के फॉर्म में पैसा की तरफ अगर कोई भी चीज़ बार बार आ रहा हो, किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, यानी रिपीट हो रहा हो, तो वो मेरा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है। और दशमलव वाले में एक शांत दशमलव प्रसार होता है, जो वो आपका भी, वो भी क्या होगा? परिमेय। दूसरा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो होगा तो वो भी आपका क्या होगा? परिमेय। बाकी उसके अलावा अगर दशमलव पैसा की तरफ अलग अलग अंक के कहाँ तक डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? नॉट डिटरमाइन तक, यानी इन्फिनिटी बोलो या इसको इन्फिनाइट बोलो या अनंत बोलो। पैसा की तरफ जब अलग अलग अंक अनंत तक आता रहेगा तो ये अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार हो गया। जब पैसा की तरफ कोई भी चीज़ बार बार आएगा, रिपीट होगा, यानी तो किसी एक पैटर्न को फॉलो करेगा तो वह अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार परिमेय होता है। लेकिन जब पैसा की तरफ अलग अलग अंक आता रहे अनंत तक तो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार हो, क्योंकि एक न तो रिपीट हो रहा है, न तो कोई भी चीज़ बार बार आ रहा है, न किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार हो गया। ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय। तो पाई भी क्या होता है? अपरिमेय। बाकी अभी आपको मैंने अपरिमेय का डेफिनेशन नहीं बताया है, बस डिस्कस कर दिए हैं। जब आपको हम अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन बताएंगे तो वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। बस ये लेकिन ख्याल रखिएगा आप कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपरिमेय संख्या का दो ही स्टैंडर्ड होता है। एक वैसा रूट वाला जिसके रूट को न हटा सके, रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच गया तो वो अपरिमेय। और दूसरा पाई जो होता है वो भी क्या होता है? अपरिमेय। और उसके बाद यानी तो दशमलव वाला में अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार जो हम आगे पढ़ेंगे जाकर के, वो भी क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या होता है। एक रूट वाला और एक दशमलव वाला। दशमलव वाला में अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, ये क्या होता है? अपरिमेय। और अपरिमेय का काइंड प्रकार यही में समाप्त हो गया, इसका द एंड हो गया। इसका ना तो कोई फैमिली है, ना कोई खानदान है, ना कोई जनरेशन आगे बढ़ा, बस इसका यहीं पे मैटर क्लोज। अब रह गया परिमेय संख्या। तो आप उससे पहले ये देखते चलो, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा चार्ट बताने का मेन पर्पस ये है कि आप ये देख सकते हो कि किस संख्या से कौन सा संख्या जन्म ले रहा है, कौन सी संख्या से कौन सा संख्या क्या कर रहा है? जन्म ले रहा है। वास्तविक संख्या से दो संख्या जन्म लिया, पैदा हुआ, इसका दो काइंड हुआ। एक परिमेय संख्या हुआ आपका, दूसरा अपरिमेय संख्या हुआ। आपको इसी वाले बच्चा का पूरा फैमिली पढ़ना है 10 क्लास तक। ये वाला बच्चा के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। इसके बारे में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बाकी जो पढ़ना है वो 11th में पढ़ना है, 10th तक इसका यूज है नहीं, इसलिए इसको साइड कर दिए। अब इस दोनों में से ये दोनों को अगर देहाती भाषा में बोल सकते हैं, दोनों क्या हो गया? भाई हो गया। फादर कौन हो गया? वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या जो होता है उसका भी दो काइंड होता है। परिमेय संख्या से भी जन्म लेता है, दो बच्चा जन्म लेता है। एक आपका हो गया भिन्नात्मक संख्या है, या तो भिन्नात्मक संख्या है, फ्रैक्शनल नंबर्स, या इसी को दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। दूसरा काइंड हो गया आपको पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर्स। ये परिमेय संख्या का काइंड है। परिमेय संख्या का दो बच्चा है, एक भिन्नात्मक संख्या है, दूसरा है पूर्णांक संख्या है। ये दोनों काइंड किसका है? परिमेय संख्या का है। अब भिन्नात्मक संख्या क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, वैसी संख्या, इसका एग्जांपल है, बाकी इसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे, इसका भी डेफिनेशन हम आगे देंगे आपको। वैसी संख्या है जो अंश और हर के रूप में पहले से रहता हो, और हर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको हम बता चुके थे 3/0, 2/0, 11/0, 5/0, ये हर में जो जीरो आता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जिसके हर में जीरो आता है वो काल्पनिक संख्या होता है। जी नहीं, काल्पनिक का तो एक ही स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूट के अंदर माइनस। बाकी अगर हर में जीरो आ जाए तो हर में जीरो जिसके भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिटरमाइन, यानी नॉट डिफाइन, ये बोलेंगे। हर में जीरो तो नॉट डिटरमाइन, अनंत, अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा नहीं है। अंश में जीरो, जैसे 0/9, 0/1, 3, 0/11, तो ये अंश में जीरो रहे तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो आ जाएगा? क्योंकि हम इससे पहले भी कहते कि भिन्न की दुनिया में जो भिन्न का हर होता है, हमेशा भिन्न के हर से भिन्न के अंश में भाग देते हैं। भिन्न का हर हो गया आपका भाजक और भिन्न का अंश हो गया आपका भाज्य, ठीक है ना। भिन्न में हमेशा भाग देते हैं हर से
अंश में। जो भिन्न का हर होता है वो किस में होता है, भाग में, और जो भिन्न का अंश होता है वो हमेशा किस में होता है, गुणा में। तो जब किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे आंसर क्या आएगा, 0। किसी से भी भाग दो तो अंश में 0 रहे और हर में कोई भी संख्या रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन जब हर में 0 आ जाए तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा मेरा, तो वो कोई संख्या नहीं होगा। वो एक बात जानते हुए चले आप, ये दिमाग से साफ निकाल दें कि जिसके हर में 0 आता है वो काल्पनिक संख्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके हर में भी 0 आता हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिटरमाइन, अपरिभाषित, मतलब इसका कोई परिभाषा बना ही नहीं है। उसके अलावा एक और भी है जो हम उस दिन समझाया भी था आपको कि अगर 0/0 जब अंश में भी 0 और हर में भी 0 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जब अंश में भी 0 और हर में भी 0 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और मैथमेटिक्स में की दुनिया में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो आप 11th क्लास में जब आप जाओगे तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ोगे। तो ये रह गया आपका। तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे, भिन्नात्मक संख्या पर। भिन्नात्मक संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो पहले से अंश और हर के रूप में रहता हो, जैसे 3/2, 1/7, 8/5, ये सब। और उसके लिए भी कंडीशन है, हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं, क्योंकि अगर हर में 0 आ जाएगा तब पढ़ चुके हो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और दूसरा चीज, अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि अंश और हर के रूप में रहना चाहिए, अंश निगेटिव भी हो तो भी चलेगा, हर निगेटिव भी हो तो भी चलेगा। जी नहीं, भिन्नात्मक संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो हमेशा अंश और हर के रूप में रहता हो, और कंडीशन है कि अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और हर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि भिन्न हम लोग बोलते हैं किसको, टुकड़ा को, और किसी भी चीज़ का टुकड़ा कभी निगेटिव नहीं होता है। जैसे आप पढ़े होंगे 10/8, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 10/8 मेरा भिन्न है, तो इस भिन्न का जो ये हर 8 है, ये इसके अंश को, यानी इसका जो हर है, हर इसके अंश को जितना हर है उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका हर कितना है, 8, इसका अंश कितना है, 10। तो ये 10 रुपया को 8 आदमी को देना है, और वो भी आगे पीछे 19-20 नहीं करके, इक्वल करके, बराबर करके। यानी किसी भी भिन्न का जो हर है वो उसके अंश को उतने बराबर भाग में बांटता है। तो इसलिए आप ये बात को अच्छे से याद रखें कि भिन्न कभी भी निगेटिव नहीं होता है। भिन्न का मतलब हो गया टुकड़ा, और किसी भी चीज़ का टुकड़ा निगेटिव नहीं होता है। तो भिन्नात्मक संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो हमेशा अंश और हर के रूप में रहता हो, जिसका अंश और हर न हटे, और हर में 0 नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे 24/8, ये भी तो अंश और हर के रूप में है, लेकिन ये हमेशा अंश और हर के रूप में नहीं है। अगर हम इसको हर साल सॉल्व करेंगे तो 8 या 24 हट गया। जैसे 27/9, इसको भी हल सॉल्व करेंगे तो 9 या 27 कट गया। और भी देख सकते हो आप, कैंसिल आउट हो गया। और भी देख सकते हो 33/11, ये भी भिन्नात्मक संख्या नहीं, ये भी हमेशा अंश और हर के रूप में नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 या 33, यानी इसको भिन्नात्मक संख्या नहीं बोलेंगे। वैसी संख्या जो हमेशा अंश और हर के रूप में रहता हो उसको हम लोग भिन्नात्मक संख्या बोलते हैं। जो संख्या मेरा पहले से P/Q के रूप में रहता हो, जिसको सॉल्व करने के बाद वो अंश और हर के रूप में रहे, लेकिन कंडीशन है कि अंश भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। देख लो भाई, ये भिन्नात्मक संख्या का एग्जाम्पल दिया मैंने, अच्छे से देख लो। 3/2 ये अंश और हर के रूप में पहले से है, हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा अंश और हर के रूप में रहेगा। ये हमेशा अंश और हर के रूप में रहेगा, इसका जो आंसर हटेगा नहीं। ये वाला भी देख सकते हैं आप, ये भी मेरा भिन्नात्मक संख्या है, ये भी हमेशा अंश और के रूप में रहेगा, ये भी अंश और के रूप में रहेगा। सॉल्व कर देंगे तो भी अंश और के रूप में रहेगा। 8/16, 8 1 8, 8 2 16। तो आप भिन्नात्मक संख्या के बारे में समझ गए। क्या समझ गए कि भिन्नात्मक संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो हमेशा अंश और हर के रूप में रहता हो, और हर में 0 नहीं होता हो, अंश भी क्या होता हो, पॉजिटिव, और हर भी क्या होता हो, पॉजिटिव। और उसके अलावे वैसा जैसे 24/4, ये भिन्नात्मक संख्या नहीं है, फिक्स, हमेशा मतलब हमेशा, होल लाइफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर के रूप में हमेशा नहीं रहेगा। 4 छक्के 24, कैंसिल आउट हो गया, 6 आ गया। क्या ये हमेशा आंसर के रूप में है? नहीं है, तो भिन्नात्मक संख्या नहीं होगा। अब भिन्नात्मक संख्या का भी 2 बच्चा होता है, इसका भी 2 काइंड होता है, वो भी हम लोग देखते चलते हैं। तो अब ये क्लियर होगा आज के बाद। कभी ऐसा नहीं बोलना कि भिन्नात्मक संख्या नेगेटिव होता है। भिन्नात्मक का मतलब हो गया भिन्नात्मक या भिन्न, इसका अर्थ हो गया टुकड़ा, और टुकड़ा कभी किसी चीज़ का नेगेटिव नहीं होता है। दूसरा आ जाइए, अब हम बात करते हैं भिन्नात्मक संख्या का भी 2 काइंड होता है, इससे भी जन्म लेने वाला 2 बच्चा है। नंबर 1 साधारण भिन्न है, और नंबर 2 दशमलव भिन्न है। ये साधारण भिन्न क्या होता है, तो हूबहू 2 का भी जो मेरा भिन्नात्मक संख्या है उसी को हम लोग साधारण भिन्न बोलेंगे। कभी कभी आप देखोगे कुछ बच्चा ऐसा होता है हम लोगों के रियल लाइफ में जो 2 कॉपी अपने फादर पे आता हो, हूबहू सेम, फेस से लेके, स्ट्रक्चर से लेके, बनावट से लेके 2 कॉपी। तो वही चीज़ हो गया यहाँ पर आपका जो भिन्नात्मक संख्या है। भले ये बच्चा है साधारण भिन्न है, लेकिन बच्चा किसका है, भिन्नात्मक का है। तो साधारण भिन्न और भिन्नात्मक संख्या एक ही होता है। दैट मीन्स के भी आप समझे भी हैं कि भिन्नात्मक संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो पहले से अंश और हर के रूप में रहता हो, जिसको हल करने के बाद हर न हटे।
फिक्स है कि वो अंश और हर के रूप में होना चाहिए और हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो भिन्नात्मक संख्या का बच्चा ये साधारण भिन्न है, सेम अपने फादर की तरह होता है। ये 2 का भी जैसा भिन्नात्मक संख्या वैसा ही मेरा साधारण भिन्न होता है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग, दूसरा बच्चा इसका है दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न है, भिन्नात्मक संख्या का 2 बच्चा है, दूसरा बच्चा दशमलव भिन्न है। तो टोटल दशमलव को हम भिन्न नहीं बोल सकते हैं, कुछ दशमलव ऐसा है जो भिन्न भी होता है। जैसे दशमलव में हम अभी आपको जस्ट कहे भी थे, फिर से बोल रहे हैं कि आगे हम लोगों को दशमलव प्रसार पढ़ना है वास्तविक संख्याओं का। तो वास्तविक संख्याओं का जब दशमलव प्रसार पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग शांत दशमलव पढ़ेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव पढ़ेंगे, अशांत अनावृत्ति दशमलव पढ़ेंगे। तो शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है, वो परिमेय संख्या होता है। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो होता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन अनावृत्ति क्या होता है, और परिमेय संख्या होता है। तो ये जो शांत दशमलव प्रसार है ये भी मेरा क्या होगा, परिमेय। जो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है वो भी मेरा क्या होगा, परिमेय। तो टोटल दशमलव प्रसार भिन्नात्मक नहीं होता है, शांत और अशांत आवृत्ति दशमलव ये दोनों दशमलव भिन्नात्मक होता है। जैसे 1 पॉइंट मैंने एक एग्जांपल दिया 1.69, बोलोगे सर इसके नाम के आगे में तो लगा हुआ टाइटल भिन्न है। तो अभी ये भिन्न का तो उसको ला सकते हैं, हर वो चीज़ अंश में लिखा होता है, इसके हर में कुछ नहीं, भाग के रूप में एक डाल दिए। दाहिने तरफ से जितने अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट को कैंसिल आउट करो, उतना बगल में 0 दे दो। शॉर्टकट में लिख सकते हैं 169 बाई, एक के बगल में जितना 0 10 टू दी पावर उतना, 2 0 है 2 0 दे दिए, बन गया ना भिन्नात्मक संख्या, बन गया ना। इस वाले को भी आप लिख सकते हो 318 पॉइंट कितना है 129, इसको भी ला सकते हो आप भिन्न में, हर वो चीज़ अंश में लिखा होता है, इसके हर में कुछ नहीं तो कितना 1 लगा दिए। दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट को कैंसिल आउट किए, दाहिने तरफ से जितने अंक के बाद पॉइंट है एक के बगल में नीचे उतना 0 दे दिए। अब 318 लिखे, नीचे एक के बगल में जितना 0 शॉर्टकट में लिख सकते हैं 10 टू दी पावर उतना, एक के बगल में 3 0 है लिख दिए 10 पे पावर 3। तो जितना भी शांत दशमलव प्रसार होता है वो भी मेरा क्या होगा, भिन्नात्मक संख्या। और उसके बाद अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो होगा वो भी क्या होगा, भिन्नात्मक संख्या। अभी आपको हम शांत अशांत और अशांत आवृत्ति अनावृत्ति सब अभी नहीं बता रहे, वो आगे पढ़ाएंगे। तो ये आपको भिन्नात्मक संख्या का बच्चा, तो इसका 2 काइंड होता है, एक साधारण भिन्न है, दूसरा दशमलव भिन्न है। बाकी इसकी दुनिया यहीं पे क्या हो गई, क्लोज हो गई, यहाँ पे इसका दुनिया यहाँ पे समाप्त हो गया। इसकी दुनिया में यहीं पे क़यामत आ गया हो या बोलो भूकंप आ गया हो, यानी कहानी इसकी क्या हो गई, यहीं पर खत्म हो गई, इसका काइंड यहीं पे समाप्त। अब दूसरा बच्चा जो था परिमेय संख्या का, वो था मेरा पूर्णांक संख्या, जो इसका दूसरा काइंड था। परिमेय का 2 काइंड था, एक भिन्नात्मक, दूसरा पूर्णांक। अब हम लोग पूर्णांक संख्या का भी काइंड पढ़ेंगे, इसके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाल बच्चा के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्या का 3 काइंड होता है। पूर्णांक संख्या को जब भी लिखना हो, पूर्णांक संख्या 3 तरीके की संख्या से मिलकर बनता है। अब कौन कौन, तो पूर्णांक संख्या का जो मानक रूप होता है, मानक रूप या व्यापक रूप, उसको बोलते हैं जो चीज़ जिस फॉर्मेट में होता हो। तो ये पूर्णांक संख्या के मानक रूप के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन किए हैं। पूर्णांक संख्या का एक बच्चा होता है 0, पहला बच्चा 0, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। उदासीन उसको बोलते हैं जिसके आगे में कोई साइन ना हो, ना तो प्लस का हो ना तो माइनस का हो। ये बच्चा फर्स्ट हो गया पूर्णांक संख्या का। और पूर्णांक संख्या का जो दूसरा बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, या इसका एक और नाम होता है, बच्चा किसका है, पूर्णांक का है। तो आप इसको बोल सकते हो धनात्मक संख्याएं बोल सकते हो, या नहीं तो बोल सकते हो धनात्मक बच्चा पूर्णांक आएगा तो धनात्मक पूर्णांक, या फिर एक और नाम होता है इसका, आप इसको बोल सकते हो प्राकृत संख्या है। कैसे भाई, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक संख्या की गिनती 1 से स्टार्ट होती है, सबका सब किस में होता है, प्लस में। और प्राकृत संख्या की भी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, सबका सब क्या होता है, प्लस में। तो धनात्मक संख्या बोले आप, धनात्मक पूर्णांक बोले आप, या प्राकृत संख्या बोले आप, बात क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्योंकि धनात्मक संख्या की भी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, सबका सब किस में होता है, प्लस में। प्राकृत संख्या की भी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, सबका सब किस में होता है, प्लस में। और ये जो धनात्मक पूर्णांक होता है ये हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। बढ़ते क्रम कहते हैं जब हम छोटे से बड़ा की ओर चलते हैं, जैसे 1 से बढ़ के 2 में गए, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में। तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा मेरा कौन से ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। बाकी ये पहला बच्चा क्या हो गया 0, दूसरा बच्चा क्या हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक बोलो या धनात्मक संख्या बोलो, यानी तो प्राकृत संख्या बोलो। और तीसरा बच्चा जो होता है वो पूर्णांक है, वो होता है ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या बोलो, जब ऋणात्मक संख्या बोलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो ऋणात्मक पूर्णांक। और ये हमेशा कौन से ऑर्डर में होता है, घटते क्रम में होता है। माइनस वाले को सिंबल 2 होता है, जिसके आगे में प्लस का सिंबल आएगा वो धनात्मक कहलाएगा। प्लस के साइन को धनात्मक बोलते हैं और माइनस के साइन को ऋणात्मक बोलते हैं। धनात्मक को शॉर्ट में धन बोलते हैं, ऋणात्मक को शॉर्ट में ऋण बोलते हैं। और इसको लिखते हैं प्लस भी, यानी धनात्मक को, और माइनस को लिखते हैं, ऋणात्मक को लिखते हैं माइनस भी। प्लस भी का मतलब हो गया पॉजिटिव धनात्मक, और माइनस भी का मतलब हो गया नेगेटिव ऋणात्मक।
तो ये ऋणात्मक संख्या है, बोलो आप इसको। और ऋणात्मक संख्या मतलब जिसके आगे में साइन किसका आ गया, माइनस का, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव, माइनस नोट डिफाइन, तो ये क्या होगा, चलता रहेगा। और ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा घटते क्रम में होता है। जब ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा कौन सा क्रम होता है, घटते। जब बड़ा से छोटा की तरफ जाते तो वो घटते क्रम कहलाता है। माइनस वाले में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा। इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा हो गया -2, उसके बाद हो गया इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा हो गया आपका -1, उसके बाद कौन हो गया -2, उसके बाद कौन हो गया -3, उसके बाद कौन हो गया -4। तो पूर्णांक संख्या का 3 बच्चा होता है, 3 काइंड होता है। काइंड कहने का मतलब यहाँ पर बच्चा। तो इसका 3 बच्चा में से जब भी पूर्णांक संख्या को लिखना हो अगर आपको कहीं, तो पहले बीच में 0 लिखेंगे। 0 के दाएं तरफ वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक, या उसी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। और 0 के बाएं तरफ वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। 3 तरीके की संख्या को मिला देने के बाद जाकर के तब आपका क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। तो कभी भी अगर हम क्या देखें कि पूर्णांक संख्या का कितना काइंड होता है, 3। जब भी पूर्णांक संख्या की बात हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे बोला जाए पूर्णांक या कहीं दिख जाए पूर्णांक, समझ जाना कि भाई 3 तरीके नंबर से मिलकर पूर्णांक संख्या बनता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। अब रहा कि भाई इसी प्लस वाले के साथ, ये प्लस वाला जो मेरा धनात्मक पूर्णांक हुआ, इसके साथ धनात्मक पूर्णांक और 0, इस दोनों को अगर हम मिला दें, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, प्लस वाला और 0 अगर दोनों को हम मिला दें तो इसको कहलाता है, ये कहलाता है आपका और ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या कहलाएगा आपका, और ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। 0 और प्लस वाला इस दोनों को मिला देने का दिया आपका हो जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांक। मैंने पहले भी कहा था कि जिस हिंदी नाम के आगे में और लग गया उसको छोड़ देना है, ऋणात्मक के आगे में और लगा, ऋणात्मक को छोड़ देना है। टाइटल क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का कितना काइंड होता है, जैसे पूर्णांक की बात हो तो 3 तरीके का नंबर, प्लस वाला, माइनस वाला और 0, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। उस 3 में से और लगाए ऋणात्मक के आगे में तो भाई ऋणात्मक को छोड़ दो। तो पूर्णांक के 3 काइंड में से माइनस वाले को छोड़ेंगे तो कौन बचेगा, 0 और प्लस वाला। तो 0 और प्लस वाले के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर, या इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या भी, जो अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको, अभी डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं। दूसरा आ जाइए आप, फिर ये 0 और माइनस वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं और धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक 0 और माइनस वाले को बोलते हैं और धनात्मक पूर्णांक। जिसके भी नाम के आगे में और लग जाए उसको छोड़ देना है। धनात्मक के नाम के आगे में लगा है, धनात्मक को छोड़ देना, धनात्मक मतलब प्लस वाले को छोड़ देना है। टाइटल क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का कितना काइंड होता है, 3 काइंड में से प्लस वाले बच्चा को छोड़ देना है तो कौन बचेगा, 0 और माइनस वाला। 0 और माइनस वाले का जो ग्रुप है इसी को हम लोग बोलते हैं और धनात्मक पूर्णांक, मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तेरा आपका और इसका पूरा काइंड जो इस वाले बच्चा के बारे में आपको 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक पढ़ना है, वास्तविक संख्या के पूरे फैमिली के बारे में, वो हम वास्तविक संख्या के पूरे फैमिली के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। मेरा मेन पर्पज इसको बताना ये था आपको कि आप ये तो देख लो खुद से कि किस संख्या से कौन सा संख्या पैदा होता है, जन्म लेता है, जिसको आप खुद के देहाती भाषा में, देहाती लैंग्वेज में, साधारण सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो कौन किसका बच्चा है, कौन किसका बाप है और कौन किसका दादा है। जैसे हम लोगों का जनरेशन खानदान फैमिली होता है, वैसे संख्या का भी अपना जनरेशन खानदान फैमिली है। तो आपको कि संख्या का 2 बच्चा है, संख्या का 2 काइंड है, उसमें आपको 1 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक कौन से काइंड का पूरा जनरेशन पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या वाले काइंड का जनरेशन पढ़ना है। और इसके दुनिया में मान लो तो यहाँ पे समाप्त हो गया, क़यामत आ गया, कहानी इसकी क्या हो गई, खत्म हो गई, इसका 2 एंड है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखते चलेंगे। कभी कभी MCQ में क्वेश्चन आता है, जनरली ये A, ये B, ये C, ये D अल्फ़ाबेट का लेटर है। ये जब ये लेटर है तो भाई ये ABCD हम लोग पढ़ें कि अल्फ़ाबेट का लेटर है। जब भी देखने में ये लेटर है हम इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन जब भी किसी लेटर को अगर कोई नंबर मानना हो तो इस बात को हमेशा याद करते हुए चलोगे। किसी भी लेटर को जब भी कोई नंबर मानेंगे तो हम नंबर में कौन सा नंबर मानेंगे। तो अगर आप इस ABCD लेटर है इसको अगर आप प्राकृत संख्या मानते हो तो बात प्लस वाली की हो रही तो रूट वाला छूट जाएगा, माइनस वाला छूट जाएगा, पॉइंट वाला छूट जाएगा। या अगर इसको आप परिमेय मानते हो तो फिर बात बट्टे वाले की होगी, शांत दशमलव की होगी, अशांत आवर्ती दशमलव की होगी, तो फिर रूट वाला छूट जाएगा। यानी ये नंबर मानो तो वो छूटेगा, वो मानो तो वो छूटेगा। तो शॉर्ट कोड में जब भी किसी लेटर को, देखने में लेटर है लेकिन जब भी किसी लेटर को अगर नंबर मानना हो तो टोटल नंबर जो आपके सिलेबस में यूज है वो टोटल नंबर कौन से नंबर से जन्म लेता है, पैदा होता है, वास्तविक से। इसलिए किसी भी लेटर को अगर नंबर मानेंगे तो
वास्तविक मानेंगे। अगर हम बोलते जैसे जहाँ A, B, C और D वास्तविक संख्या है, अगर हम इसको वास्तविक मान लेते हैं तो वास्तविक का जितना बच्चा है, जितना काइंड है, टोटल की बात हो रही है। यानी ये A, B, C, D का जो वैल्यू होगा वो रूट वाला भी हो सकता है, बट्टे वाला भी हो सकता है, पॉइंट वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, दशमलव भिन्न भी हो सकता है, साधारण भिन्न भी हो सकता है, सबका सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़। दूसरा चीज़, कभी कभी आपके सिलेबस में MCQ में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या सभी वास्तविक संख्याएँ परिमेय संख्या होती है? तो आप इस बात को समझते हो चलो अच्छे से। वास्तविक संख्या का दो काइंड है, तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका वास्तविक। तो टोटल परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा और टोटल अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा और सभी अपरिमेय संख्या भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। यानी इसका जितना जनरेशन है सबको हम एक वर्ड में बोल सकते हैं, सबका सब क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे सभी भिन्नात्मक संख्या को भी हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या है, सभी ऋणात्मक संख्या को भी बोल सकते हैं वास्तविक संख्या डायरेक्टली। तो ये रहा। तो आज जो मैंने आपको समझाया है, बताया है, वो आपको बहुत अच्छे से लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और बाकी हम एक एक करके अगला जो पिछला जो मतलब जो मेरा अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो मेरा अगला वीडियो आएगा, हम सारे को एक एक करके, बस अभी आपको मेरा मेन पर्पस दिखाने का ये था कि अब ये देखो कि कौन संख्या किस संख्या से पैदा होता है, सारे को एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। और अब अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अपने घर पे मेहनत कीजिए, जितना बताएं उसको रिवाइज़ कीजिए और पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। बस आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।